जय हिंद साथियों, मैं एसके सर आ गया हूँ आपके सामने 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर। और ये मैथमेटिक्स बेस्ड होगी पूरी एनसीईआरटी के ऊपर, यानी कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे इस लेक्चर से प्रॉफिट ले सकते हैं। और चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू कर देते हैं मैथमेटिक्स आज की। और ये मैथमेटिक्स से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। और सिलेबस में सबसे पहले इस सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में सबसे पहले आता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हम जानेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। और रियल नंबर के अंदर नंबर्स के कितने कितने टाइप होते हैं ये जानेंगे। और फिर रियल नंबर में बहुत सारे ऑपरेशन सब हम लोग करेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड नंबर का चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं और बहुपद के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर थर्ड चैप्टर आपका आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम जानेंगे कि कैसे इक्वेशंस को डिराइव करते हैं, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, लाइंस की इक्वेशंस क्या होती है, इसके बारे में देखा जाएगा। और फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि ऐसा बहुपद जिसके मैक्सिमम पावर 2, जिसके वेरिएबल की यानी कि चर की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसके बाद पांचवा नंबर आता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको शॉर्ट में एबीटी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। फिर अगला चैप्टर आता है आपका त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल में जानेंगे ट्रायंगल्स के टाइप कितने होते हैं और क्या क्या डिस्कस करना चाहिए ट्रायंगल के बारे में, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आता है बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं भैया निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और अगला चैप्टर आपका 8वें नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है भैया। और अगला आता है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। और अगला आता है सर्कल, पता है आपको हिंदी में इसको वृत्त कहते हैं। इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको कहते हैं, और मूल बिंदु की ओरिजिन किसको कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग परिचय करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद त्रिकोणमिति को जानने के बाद, ट्रिग्नोमेट्री को जानने के बाद हम लोग पता करेंगे कि इसके कुछ अनुप्रयोग कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स के रेडियस और उसके आर्क यानी कि चाप, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है 11वें चैप्टर की कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि सर्कल्स से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रकार के जो आपके सिलेबस में है उन सभी प्रकार के शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हम लोग पता करेंगे कि सांख्यिकी में क्या आता है।
जोड़ना कैसे किया जाता है सांख्यिकी के अंतर्गत, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू कर देते हैं पहला चैप्टर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। और हम चाहते हैं ये सिलेबस आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू कर देते हैं पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, यानी कि वास्तविक संख्या शुरू कर देते हैं, रियल नंबर शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 4th 5th से शुरू हो जाती हैं, फिर भी मैं रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं आती है उनको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जान लें कि नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले नंबर्स की बात करेंगे। नंबर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स यानी कि हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, वास्तविक संख्या। और दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों, ये होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानकारी दे देता हूं आपको। और काल्पनिक संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या आपको पता ही होगी, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, या फिर जिनका स्क्वायर, चाहे जिस कोई भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर मिलता है तो हम उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी डिस्कस शुरू ही कर रहे हैं। कुछ बातें मैं काल्पनिक नंबर के बारे में बता देता हूँ जो आपके कोर्स में है नहीं। 11th क्लास में आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको मिलेगा 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आपको ये इमेजिनरी नंबर मिलेगा। और इमेजिनरी नंबर होता कैसा है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर क्या है। जब हम x² + 2 = 0 की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकलती है। x² + 2 = 0 की अगर बात करते हैं, कुछ भी अगर हो, x² + 2 हो, +6 हो, +7 हो, +6 ले लिया है, तो x² + 2 को अगर हम सॉल्व करें, x² इधर आएगा तो प्लस ये -6 हो जाएगा दोस्तों। प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। और अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं तो उधर प्लस माइनस अंडर रूट में -6 हो जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं। आप खाली अगर अंडर रूट 6 होता तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मगर जब माइनस में अंडर रूट 6 हो तो इसका सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं, आपको क्लास 11th में मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तब आप इसका भी वैल्यू फाइंड करना सीख जाएंगे। तो ये बात हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर की बात हो गई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अब इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि क्या होता है रियल नंबर। आप लोगों ने नंबर लाइन सुना ही होगा, और नंबर लाइन क्लास 5th से आप पढ़ रहे हैं, 4th से पढ़ रहे हैं। नंबर लाइन में जब भी कोई ऐसे नंबर्स हों, ये इन्फिनिटी तक होता है और इधर इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, बीच में न्यूट्रल यानी कि 0 होगा, और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और इधर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि 0 से राइट साइड में जब हम बढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और 0 से अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, पूरी उम्मीद है। लेकिन इससे रियल नंबर नहीं डिराइव होता, ये तो एक नंबर लाइन है। रियल नंबर की बात अगर करते हैं तो चलिए रियल नंबर का एग्जांपल हम आपको बता देते हैं अच्छे से, रियल नंबर क्या होता है। मेरा मेन मुद्दा ये है, मेन कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि मैं मैथमेटिक्स को आपको रटाऊं मत, मैथमेटिक्स को आपको समझाऊं, जिससे आपका इंटरेस्ट आए मैथमेटिक्स में और आप गलतियां पकड़ने में एक्सपर्ट हो जाए। क्योंकि जिसने गलतियां पकड़ दी ना तभी वो गलतियों को सुधार सकता है। जिसने गलतियां पकड़ में ही नहीं आई, गलतियों का अंदाजा ही नहीं है, तो अपनी गलती को सुधार नहीं सकता।
तो कॉन्सेप्ट के साथ मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप गलतियों को पकड़ना सीख जाएंगे, और जब गलतियों को पकड़ना सीख जाएंगे तो उनका निवारण करना भी सीख जाएंगे, यानी कि उन गलतियों को दूर करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, रियल नंबर में नंबर लाइन आपको पता चला, कुछ बेसिक चीजें हैं वो जान लेते हैं रियल नंबर के बारे में, और जिनमें रियल नंबर पढ़ते पढ़ते हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि बात करते हैं नंबर क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमें काउंटिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। काउंटिंग में हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे सिंबल्स क्रिएट किए गए हैं जिनको हम नंबर्स कहते हैं। ये बात होगी। फिर नंबर जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे और भी नंबर्स के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर जो कि खुद से बने होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 से लेकर इसको n से लिखा जाता है, n से इसको लिखा जाएगा, और n में 1 2 3 4 5 6 करके ये आगे चलता ही जाएगा, तो इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। फिर आता है आपका होल नंबर। होल नंबर्स को याद कराने का एक अच्छा तरीका ये है, होल नंबर्स को W से लिखा जाता है। अगर जीरो में नेचुरल नंबर जुड़ जाए, ये O नहीं है दोस्तों, ये जीरो है। अगर जीरो में नेचुरल नंबर जुड़ जाए, ऐसे वो लगेगा आपको, हम जीरो लिख देते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। अगर जीरो में नेचुरल नंबर जुड़ जाए तो दोस्तों होल नंबर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब नंबरों की गिनती काउंटिंग जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 डैश 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 करके इन्फिनिटी तक ले जाइए आप, तो इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। और अगला फिर आता है आपको जानकारी होनी चाहिए प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, इनको P से लिख सकते हैं, या फिर प्राइम नंबर्स को आप Q से लिख सकते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जिनका फैक्टर 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से उसका फैक्टर होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लेते हैं। सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर है 2। सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर 2 है। इसका अगर HCF की बात करें, तो इसका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। यानी कि ऐसे नंबर जिनका HCF या तो 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से डिवाइड हो सके, 2 से 2 डिवाइड हो सकता है, जो सेल्फ से डिवाइड हो सके या फिर 1 से डिवाइड हो सके, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। आपको नंबर्स क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गया, होल नंबर्स क्लियर हो गया, प्राइम नंबर्स क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, इनको हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। संख्याएं कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको गणना करने के लिए, यानी कि गिनती करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि इसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है हिंदी में। और होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी पढ़ते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों छात्रों को, दोनों स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचे। और हम इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ यहाँ बने हुए हैं। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलेगा तो हम आगे भी बने रहेंगे। प्राइम नंबर्स यानी कि इनको अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं,
उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और हम आगे चल रहे थे यहाँ पे कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर्स यानी कि समग्र संख्याएं बोलते हैं इनको हिंदी में, समग्र संख्याएं या सम्मिलित संख्याएं भी कहीं कहीं मिलता है आपको नाम। हाँ, बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा फैक्टर अगर जिसके हो सकते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स की तरह फैक्टर ना हो, केवल दो प्राइम नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि एक खुद वो नंबर और दूसरा 1। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपोजिट नंबर यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर, जैसे कि हो गया 6 8 हो गया। ठीक है, इनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, ये दो फैक्टर है। और 4 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो वो 2 से ज्यादा मिल गए, 4 गुणे 2 2 मिल गए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिल जाते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर इतना क्लियर हो गया होगा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ा रियल नंबर रहे हैं सर, तो ये सब क्यों बता रहे हैं? ये रियल नंबर पढ़ने के लिए जो ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी, तो उनमें ये सब ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। और रियल नंबर में ही नहीं, आगे आने वाले स्टैंडर्ड्स में 11th 12th में आपको ये बहुत ज़्यादा काम देंगे। तो पूरी बातों को फोकस करते हुए हम ये तैयार करा रहे हैं आपको। तो नॉलेज के लिए पढ़िए, एग्जाम में नंबर पाने के लिए तो हम पढ़ाई देंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर आपने पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, नंबर्स पढ़ लिया, और इंटीजर्स बाकी रह गया। अब बात करते हैं आपके इंटीजर्स क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो खुद में पूरे होते हैं। नहीं समझ में आई बात? तो अच्छे से समझाते हैं। अ नंबर विच इज 100% completed of itself, that called integers। अब भी समझ में नहीं आई, मतलब हिंदी में भी नहीं आई, इंग्लिश में भी नहीं आई, तो आप अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। तो भाई साहब, ऐसे नंबर जो कि अपने में पूरे हों, यानी ना वो फ्रैक्शन में हो, ना वो डेसिमल में हो, तो वो इंटीजर कहलाते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं भैया पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि ये पूर्ण और अंक से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा अंक जो पूरा हो, ऐसा अंक जो पूरा हो, ऐसे नंबर जो पूरे हों, यानी कि 1 2 3 4 गिनती नहीं लेंगे, अब आगे लिखेंगे -1 -3 -7, ये सब क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। ओके, 0 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब क्या इंटीजर नहीं है? हाँ, ये भी बात है, इंटीजर क्या नहीं हो सकता? इंटीजर 0.1 नहीं हो सकता, 1/2 इंटीजर नहीं हो सकता, 3/7 इंटीजर नहीं हो सकता, यानी कि जो नंबर डेसिमल फ्रैक्शंस में होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं, जो खुद में कंप्लीटेड होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको इंटीजर में। अब बात कर लेते हैं इसी के आगे, इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इंटीजर्स? ठीक है भैया, हाँ, इंटीजर्स पूर्णांक, ये भाई साहब होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है आपका, और ये दूसरा, पहला हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा बनेगा आपका नेगेटिव इंटीजर। इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, बताते हैं क्यों। ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव
बीच में भाई साहब आने वाले हैं एक और, जिनको हम कहते हैं जीरो। क्या कहते हैं? जीरो। क्या कहते हैं? हाँ, अब बार बार नहीं बोलना, जीरो नहीं कहते, ठीक है, जीरो कहेंगे। और इनका नाम क्या रखा जाए? नाम इनका रख लेते हैं न्यूट्रल। क्या रख लेते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल रखेंगे और यहाँ पे आपको पता है नंबर लाइन में जीरो यहाँ होगा, बिल्कुल सही बात। इस तरफ जीरो के राइट साइड में जब हम लिखेंगे ना तो पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे ना, इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, तो हमें निगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, आप समझ आया ना? इसको इधर क्यों लिखा था, अच्छे से समझने के लिए। बीच में आपका न्यूट्रल हो गया जिसको जीरो कहते हैं, और पॉजिटिव नंबर राइट साइड में जीरो के और लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव नंबर हो गया। ये 100% कंप्लीटेड है, इसलिए इनको इंटीजर कहा गया। यहाँ पे 1.2, 1.3 या 1/7, 1/6 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना 1 यानी रेशियोज में नहीं होंगे और ना ही डेसिमल में होंगे, तो ये हमारे इंटीजर्स कराएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इतनी डिस्कशन करने के बाद आगे अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो आगे भी डिस्कशन करेंगे। ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इंटीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रियल नंबर को बुक की लैंग्वेज से समझना शुरू कर देते हैं, यानी कि एनसीईआरटी से। इतना तो कॉन्सेप्ट आपके लिए था ताकि आप रियल नंबर को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आप रियल नंबर को बुक की लैंग्वेज से पढ़ना शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। अब हम लोग बुक के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, बुक क्या कहती है। ठीक है, और बुक में पहले चैप्टर में आपका एक थ्योरम है जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपने पढ़ा होगा बुक में, समझ में नहीं आया होगी, तो यहाँ पे इसके साथ आपको समझाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? लेमा, इसको थ्योरम भी कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है, ये क्या है? हिंदी में भी भैया इसको यही कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोला जाएगा। तो इस प्रमेय को चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई दो नंबर है ए और बी। क्या है? ए और बी। ए और बी में मान लेते हैं कि ए जो है वो बी से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आप क्या कहते हैं ये समझते हैं। मान लेते हैं कोई दो नंबर है, जो ए है जो बी से बड़ा है, तो इसका जनरल इक्वेशन है a = bq + r। a = bq + r, यानी कि अगर b को मैं q से मल्टीप्लाई कर उसमें r जोड़ दूं, q b को q से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसमें r जोड़ दिया जाए तो हमें a मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि ये बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं कि ये q क्या है और r क्या है। ये दो कोई नंबर थे, पहले बता चुका हूं मैं। q यहाँ पे कोशेंट है, कोशेंट यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो इसको भाजक बोलते हैं, सॉरी भागफल बोलते हैं। और ये रिमाइंडर है, r मतलब रिमाइंडर यानी कि शेष। कहने का मतलब ये है, इसको अगर a को b से भाग दिया जाए, अगर a को b से भाग दिया जाए, a बड़ा है तो 7 है, b से भाग दिया जा सकता है। अगर a को b से भाग दिया जाए तो q जो है ये कोशेंट होगा, यानी कि भागफल होगा, और लास्ट में मान लेते हैं r बच जाता है,
तो ये रिमाइंडर होगा, यानी कि शेषफल होगा। ए हमारा भाज्य है और बी हमारा भाजक है, ठीक है। भाज्य यानी कि डिविडेंड बोलते हैं इसको, और बी भाजक, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। क्लियर? इतनी चीजें हमें लगता है क्लियर हो गई होंगी आपको। और एक बात और है यहाँ पे, ये जो r है ये हमेशा q से छोटा होगा। r जो है वो हमेशा q से छोटा होगा और b से भी छोटा होगा। r हमेशा b से छोटा होगा और ये 0 या 0 से बड़ा होगा। ये बात याद करने वाली और नोट करने वाली भी है, इसको नोट कर लीजिएगा, इस बेस पर आगे क्वेश्चन लगने वाले हैं। r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा रहेगी b से छोटी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है कि कोई नंबर a और b जिसमें a b से बड़ा हो, तो उसको अगर a को b से भाग दिया जाता है, तो अगर इसमें q भागफल मिलता है और r रिमाइंडर यानी शेषफल मिलता है, तो इसका जो डिवीजन लेमा बनेगा वो ये बनेगा। ये थ्योरम यूक्लिड के डिवीजन लेमा है। अब इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आप लगा लीजिएगा। अगर एग्जांपल्स में कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने वाला हूँ। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग जो नोट करने लायक है, और मैं फिर आगे चलता हूँ। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे, अब एक्सरसाइज शुरू हो गई। अब बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाइए। 1.1 एक्सरसाइज 1.1 यानी कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो गई है। और इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि 135 एंड 225, 135 और 225 में HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। अच्छा, छोटी क्लास में आपने HCF फाइंड करना तो सीखा होगा कैसे करना है। अब यहाँ पे HCF जो फाइंड करना है वो कह रहा है कि द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम और यूक्लिड लेमा, यानी कि 135 यानी कि 135 एंड 225 का HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये बताया गया है कि कोई दो नंबर अगर जिसमें a और b, a बड़ा हो अगर b से, तो उसका हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये देखते हैं कैसे। यहाँ पे मान लेते हैं ये a है और ये b है। a जो है वो बड़ा है b से, 225 को a मान लेते हैं और 135 को b मान लेते हैं। a जो है वो b से बड़ा है और 135 से 225 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो हमें लगता है खाली एक ही बार में जा सकता है, 270 हो जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। 135 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 12 माइनस 3 90 बचेगा। क्लियर? हाँ, अब एक स्टेप में पहले इसको लिख लेते हैं कि a = bq + r के फॉर्म में हमें लिखना है। यहाँ पे जो r है वो b से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो a = bq + r में हम लेकर लिखेंगे तो ये a हमारा 225 हो जाएगा, b की वैल्यू हमारी 135 है और q यानी कि क्वेश्चन भागफल हमारा कितना है? आप कहेंगे भागफल सर 1 आया है, बिल्कुल सही बात है। और r रिमाइंडर अभी भी आपने देखा 90 है। ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये पहला स्टेप हो गया। अब इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चेंजेस करते हुए। चेंजेस करने का मतलब ये है कि अब इस 135 को हम लोग डिविडेंड ले लेंगे, यानी कि भाज्य ले लेंगे, और इस 90 को हम डिवाइजर ले लेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही होगी, यानी कि इस 90 को हम डिवाइजर ले लेंगे और ये 135 को हम डिविडेंड ले लेंगे और फिर आगे बात शुरू कर देंगे। अब ये 90 है तो 90 हमें लगता है 1 ही बार में जा रहा है, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर।
90 गया, ये बच गया 45। अब इसको हम इस टाइप में लिख लेते हैं, 90 हो गया, क्वेश्चन हमारा 1 आया प्लस रिमाइंडर हमारा आया 45। ये हो गया भाई स्टेप 2। ये स्टेप से याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं आप स्टेप 1। ऐसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मजे से समझ में आएगा। और ये हो गया आपका स्टेप 2। ठीक है, फिर से आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब 45 को हम क्या मान लेंगे, डिवाइजर, और इस 90 को हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड। क्लियर। अब 45 पूरा का पूरा 2 टाइम्स में 90 आ जाएगा। क्लियर। और ये रिमाइंडर हो गया 0। अब यहीं पे समझने वाली बात है कि 0 आ गया, अब क्या करना है। 90 को हमने डिविडेंड ले लिया और 45 को हमने क्वोशिएंट ले लिया, सॉरी डिवाइजर ले लिया। 2 हमारा क्वोशिएंट आ गया और ये r हमारा रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। ये स्टेप नंबर 3 है। तो बस यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है जो याद करने लायक है कि 0 के ऊपर वाला ही नंबर यानी कि रिमाइंडर, 0 के ऊपर वाला ही रिमाइंडर हमारा आंसर होगा, यानी कि एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ क्या होगा, सो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 45 होगा। यही आंसर होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं और अच्छे से मैं अपने स्टडी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करूंगा और आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, रखूंगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का 1.1 का। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलिए। दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है क्योंकि आज के चैप्टर में इंट्रोडक्शन भी था। और इंट्रोडक्शन जब होता है किसी पूरी मैथमेटिक्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, पूरी मैथमेटिक्स में सिलेबस का डिस्कशन किया और फिर जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना था रियल नंबर, इसके बारे में इंट्रोडक्शन किया। तो एक्सरसाइज शुरू करते करते ही हमें लगता है काफ़ी टाइम हो गया और वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी, बड़ी हो गई। तो मुझे लगता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मुझे अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो यही एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन से फिर से शुरू होगी। ये क्वेश्चन अभी भी समझा दिया है मैंने, लेकिन पहले क्वेश्चन से फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके सामने। और अगर कोई सजेशन आपको देना हो इस वीडियो में, अगर मैंने गलत पढ़ाया हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कोई और बदलाव लाना चाहते हैं मेरे पढ़ाने के तरीके में तो आप मुझे बिल्कुल सजेशन दें, मैं आपको फॉलो करूँगा, आपके रिकमेंडेशन को फॉलो करूँगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। और आज एक बात और कहनी है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। आप लोगों के प्रोत्साहन से ही हम लोगों को दिलचस्पी होती है पढ़ाने की, हमारा मन करता है पढ़ाने का। तो हम चाहते हैं दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी वायरल करें, आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा दें हमारे, आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी। और उन बच्चों तक जरूर पढ़ाएं, जरूर इसको बढ़ाएं, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको सच में एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और सही मटेरियल की ज़रूरत है। उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि बच्चे हमारे लेक्चर को देख के अच्छी जानकारी ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।